हम देखने वाले हैं कि गर्मियों के मौसम में बहुत अधिक गर्मी पड़ने पर कुछ स्थानों में सूखी घास आग पकड़ लेती है, जिससे पूरा जंगल ही आग की लपेट में आ सकता है, जिसे दावानल कहते हैं, यानी फॉरेस्ट फायर। गर्मी के दिन में होता क्या है एक्चुअली कि वो बिना किसी माचिस की आग लगाए वहाँ पे जंगलों में आग लग जाता है, क्योंकि गर्मियों में टेम्परेचर इतना ज़्यादा होता है कि वहाँ की जो घास फूस लकड़ियाँ होती हैं पतली सी, वो इतना उसमें उष्मा प्रोड्यूस रहता है, वो इतना ना उस हीट रहता है पहले से कि उसमें टेम्परेचर इंक्रीज होने में देरी नहीं लगता, और बिना हमारे यानी मानव के हेल्प से आग लगाए बिना ही उसमें आग लग जाता है, जिसको हम इंग्लिश में फॉरेस्ट फायर यानी हिंदी में दावानल बोलते हैं। ठीक है, आगे है कि वह पदार्थ जिसका ज्वलन तप कम होता है आसानी से आग पकड़ेगा। जिसका ज्वलन तप कम होगा वो आसानी से आग पकड़ेगा, लेकिन ज्वलन तप से कम किसी का तप नहीं होना चाहिए, नहीं तो आग ही नहीं पकड़ेगा। कभी कभी माचिस की तीली ऐसे ही स्टोव के बर्नर के बगल में आग की ज्वाला से दूर रखें रहने पर भी, माचिस की तीली अगर स्टोव के बर्नर के हम थोड़ा पासे में आसपास में रखें हैं तो वह ऑटोमेटिक आग पकड़ लेगा। ठीक है, क्या आप इसका कारण बता सकते हैं? है कि किसी भी पदार्थ का ज्वलन तप उस पदार्थ की रासायनिक प्रकृति पर निर्भर करता है। ठीक है, किसी पदार्थ का ज्वलन तप किस पे निर्भर करता है? उस पदार्थ की किस पे प्रकृति पर निर्भर करता है, रासायनिक प्रकृति पे। ठीक है, आगे है पेट्रोल का ज्वलन ताप केरोसिन के ज्वलन ताप से क्या होता है? कम होता है। यानी पेट्रोल का जो इग्निशन टेम्परेचर है केरोसिन के इग्निशन टेम्परेचर से कम है, यानी कहने का मतलब यहाँ पेट्रोल जल्दी आग पकड़ेगा केरोसिन की अपेक्षा। ठीक है, जिसका इग्निशन टेम्परेचर यानी ये जो ज्वलन ताप दिख रहा है ना, ये कम होगा, वो जल्दी आग पकड़ेगा। ठीक है, आग के चपेट में जल्दी आता है। आप यह जानकर हैरान होंगे कि सफेद फास्फोरस नामक पदार्थ का ज्वलन ताप इतना कम होता है कि वह कमरे के टेम्परेचर पे ही जल उठता है। ठीक है, सफेद फास्फोरस जो होता है उसका ज्वलन ताप यानी इग्निशन टेम्परेचर बहुत कम होता है। ठीक है, और वो रूम टेम्परेचर पे ही आग पकड़ लेता है बिना उसमें आग लगाए। ठीक है, इसलिए उसे हाथ से नहीं छूते और पानी के अंदर रखना पड़ता है। ठीक है, पानी के अंदर रखते हैं, नहीं तो थोड़ा भी उसको टेम्परेचर मिलेगा वो आग पकड़ लेगा। उसका इग्निशन टेम्परेचर काफ़ी कम होता है, जिस वजह से वो जल्दी आग पकड़ने की संभावना होती है। आते हैं आगे, टॉपिक है हमारा जलने के लिए और क्या चाहिए। हमने जाना कि जलने की एक आवश्यक शर्त है कि पदार्थ को गर्म करके एक निश्चित तापमान पर पहुंचाना होता है। क्या जलने के लिए कुछ और भी चाहिए? आइए पता करते हैं। एक तो हुआ कि जलने के लिए, किसी भी चीज़ को जलाने के लिए उसको एक निश्चित तापमान पर पहुंचाना जरूरी है। जब वो टेम्परेचर उसमें रहेगा ही नहीं, वो गर्म होगा ही नहीं, तो जलेगा कैसे? कोई भी नम चीज़ जो आदर चीज़ है वो जलेगा ही नहीं, तो उसको टेम्परेचर उसमें लाना जरूरी होता है। अब यहाँ एक्टिविटी 2 दिया है। आप मेज पर जलती हुई मोमबत्ती के ऊपर कोई बड़ा सा जार या बोतल रखिए तथा अवलोकन कीजिए। आप पाएंगे कि मोमबत्ती कुछ देर बाद बुझ जाती है। ऐसा क्यों होता है? दूसरी बार जब आप जलती हुई मोमबत्ती को जार से ढकते हैं तो जब उसकी ज्वाला बुझने की स्थिति में आने लगती है उस समय जार को हटा लीजिए। आप क्या पाते हैं? आप पाएंगे कि मोमबत्ती की ज्वाला पहले की तरह ही हो गई है। मतलब ये एक्टिविटी 2 कह रहा है कि मान लो कि जलने के लिए क्या जरूरत है। इसका कहने का तात्पर्य है कि किसी भी चीज को जलने के लिए ऑक्सीजन आवश्यक है, एयर आवश्यक है। ठीक है, हवा चाहिए उसे। तो ये जो कैंडल है अगर हम टेबल पे जला के रख देते हैं तो वो जलेगा, लेकिन अगर हम किसी गिलास या किसी जार से उसको हम ढक देते हैं तो उसका जलना बंद हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हमने उसके ऑक्सीजन को कंटेक्ट को कट कर दिया। ऑक्सीजन का कंटेक्ट कट होते ही वो ऑफ हो जाएगा। जो कैंडल जल रहा है, मोमबत्ती जल रहा है, वो जलेगा नहीं, बुझ जाएगा। ठीक है, यही एक्टिविटी 2 कह रहा है, यानी क्रियाकलाप 2 में ये कहना चाह रहा है कि जलने के लिए ऑक्सीजन का होना काफी आवश्यक है। ठीक है, आगे हमारा कह रहा है कि आपने कक्षा 7 में वर्ग क्लास 7 में कह रहा है ऑक्सीजन की कहानी में जोसेफ प्रिस्टले के द्वारा किए गए प्रयोग को पढ़ा होगा। उस प्रयोग को पुनः पढ़ें। आप पाएंगे कि मोमबत्ती के जलने में हवा में उपस्थित ऑक्सीजन गैस सहायक होती है। एक्टिविटी 2 में यही कहना चाह रहा था, जिसको हमने मेंशन कर दिया है जस्ट कुछ देर पहले। यहाँ एक्टिविटी 3 क्या कह रहा है कि कागज की कटोरी बनाकर पानी गर्म करना। ठीक है, क्या आप यह जानते हैं कि पानी को कागज की कटोरी में गर्म किया जा सकता है? पानी को कागज की कटोरी, तो पहले कागज की कटोरी बनाना पड़ेगा ना, उसमें पानी कम से कम कुछ देर तक स्टे तो करना चाहिए। इसके लिए कागज की कटोरी बना लीजिए तथा उसे जलते हुई मोमबत्ती के पास ले जाइए। ऐसे सिर्फ कागज की कटोरी बना के जलते हुए मोमबत्ती तो जल जाएगा कागज। ठीक है, अगर उसी में पानी डाल के तब हम ले जाएंगे तो वो नहीं जलेगा, बिकॉज जो पानी है उसके लौ को, ज्वाला को क्या कर लिया,
उसकी ऊष्मा को क्या कर दिया, कट ऑफ कर दिया, वहां से उसका कांटेक्ट खत्म कर दिया, उसके टेम्परेचर को कट कर दिया, तो वो जलेगा ही नहीं, क्योंकि उसमें कटोरी में पहले से पानी रखे तब हम कैंडल के पास ले गए हैं जलाने के लिए। ठीक है, यही कहना चाह रहा है एक्टिविटी थी। जैसे आप देखेंगे कि कागज जल उठ जाता है, अब आप एक और कटोरी बनाइए तथा उसमें पानी भरकर मोमबत्ती के लौ के ऊपर ले जाइए, क्या कागज की कटोरी जलने लगी? कागज की कटोरी नहीं जलती है। आप पाते हैं कि कागज की कटोरी से ऊष्मा का संचरण जल में होता रहता है। ठीक है, कागज की कटोरी में जो पानी है उसमें ऊष्मा का संचरण हो रहा है, जिस वजह से वो नहीं जलेगा। ऐसे कागज का कटोरी बना के पहले ले जाकर रखेंगे, उसके बाद पानी डालेंगे, उससे पहले ही कागज जल जाएगा। ठीक है, और उस कटोरी, कागज की कटोरी बना के उसमें पानी डाल के तब ले जाएंगे तो वो नहीं जलेगा। ठीक है, एक्टिविटी 3 ये कह रहा है कि जो पानी है इसमें वो क्या कर लिया, ऊष्मा को अवशोषित कर लिया अपने तब, जिस वजह से वो कटोरी नहीं जलेगा, पानी से भरा हुआ कटोरी। ठीक है, कागज का। यहाँ पे आपने देखा होगा, क्या देखा होगा, लकड़ी वाले चूल्हे में कुछ खाली स्थान छोड़ दिया जाता है। क्यों छोड़ा जाता है? ताकि उसमें ऑक्सीजन इन कर पाए। ठीक है, किरोसिन स्टोव के एक छिद्राकार लोहे का गोल वलयाकार रचना होती है, जिसमें होकर नीचे से हवा का प्रवेश होता है, जिससे बर्नर के किरोसिन तेल से भीगे कपड़े की बत्ती में तेल को जलने में मदद करता है। ठीक है, इसमें भी जो छिद्र होता है स्टोव में, किरोसिन वाले स्टोव में, इसके भी पीछे रीजन है कि उसमें क्या है, ऑक्सीजन पास हो। ठीक है, गैस तीसरा है, गैस स्टोव के बर्नर में कई छोटे छोटे छिद्र होते हैं। गैस तो आजकल के डेट में सबके घर पे है, उसमें छोटा छोटा छेद होता है बर्नर पे, जिसमें हवा प्रवेश करती है और ईंधन को जलाने में मदद करता है। यानी एक्टिविटी 3 कह रहा है कि जलने में हवा सहायक होता है। ठीक है, आगे चलते हैं। दहन के लिए वायु का होना आवश्यक है, यानी कंबसन, जलने के लिए। दहन जैसे वर्ड है तो दिमाग में आना चाहिए कि जलने के लिए वायु यानी एयर का होना आवश्यक है। इसे उपरोक्त उदाहरणों द्वारा समझा जा सकता है। अभी 3 गो उदाहरण था। लकड़ी वाला चूल्हा में स्पेस क्यों छोड़ा जाता है, किरोसिन स्टोव में छिद्राकार लोहे का गोल वलयाकार रचना क्या होता है, गैस स्टोव के बर्नर में कई छोटे छोटे छिद्र होते हैं। इस सब के रीजन एक ही है कि उसमें वायु का हवा पास हो, इसलिए उसमें छिद्राकार वलयाकार जो भी रचना होता है। ठीक है, आगे है साधारणतया जलना एक रासायनिक प्रतिक्रिया, यानी जो कंबशन होता है एक केमिकल रिएक्शन होता है। ठीक है, जिसमें 3 चीजों की आवश्यकता होती है। जलने के लिए 3 चीज जरूरत है। पहला है ज्वलनशील पदार्थ का होना, जो भी चीज हो जलने वाला हो। ये ना कि हम ले जाके बालू को जला रहे हैं जला रहे हैं जला रहे हैं, जलने वाला चीज होना चाहिए ना जलाने के लिए। दूसरा कह रहा है ज्वलन तब तक पहुंचने का उपाय होना चाहिए, यानी वो ज्वलन तब तक इग्निशन टेम्परेचर तक पहुंच पाए। अब पूरा गीला कर दिए, मोटा सा लकड़ी ले ली, पूरा उसको पानी में, महीनों से पानी में पड़ा हुआ है, उसको निकाल के ले जाके हम लागे जलाने, तो क्या वो इग्निशन टेम्परेचर को अडप्ट कर पाएगा, अटेंड कर पाएगा? तीसरा है हवा की जरूरत, यानी जलने के लिए इस तीनों चीज का होना आवश्यक है। ठीक है, कोई भी चीज जले तो उसके लिए इस 3 चीज कंपल्सरी है। आगे है, आप देखते हैं कि बरसात के मौसम में माचिस की तीली एवं लकड़ी इत्यादि आसानी से नहीं जलते हैं। क्यों नहीं जलता है? क्योंकि बरसात के दिनों में टेम्परेचर कम होता है एटमॉस्फेयर में, और कोई चीज है वो नम हो जाती है, उसमें आर्द्रता आ जाती है, टेम्परेचर कम रहता है, जिसकी वजह से जलने में क्या होता है, कठिनाई आती है। इसके क्या क्या कारण हो सकते हैं? इसके 2 कारण है कि ठंड में वातावरण का ताप कम होता है और नमी रहती है, यानी बरसात में मौसम ठंड रहेगा वातावरण में और नमी रहेगी, जिस वजह से वो नहीं जलेगा। दूसरा रीजन है कि बरसात में नमी ज्यादा होती है। ठीक है, गर्मी के दिनों में नमी की मात्रा कम होती है, यानी नमी की मात्रा कम होगी, यानी टेम्परेचर ज्यादा होगा एटमॉस्फेयर में, जिस वजह से क्या होगा, ऐसे दिनों में आप देखेंगे कि माचिस की तीली या गोईठा आसानी से जल जाता है। कब? गर्मी में, बरसात में नहीं। यदि ये सभी जलावन नम हो तो जलने में कठिनाई, नम यानी गीला हो, बरसात के दिन में यही सब नम हो जाता है, जलने में कठिनाई होती है। गोईठा चिपड़ा जो भी होता है, गोईठा लकड़ी इत्यादि भी किरोसिन डालकर जलाने से जल जाता है। ठीक है, आगे है माचिस की कहानी पढ़ते हैं हम। आप जानते ही होंगे कि पुराने समय में चकमक पत्थरों को आपस में रगड़ने से निकलने वाली चिंगारी से आग जलाई जाती थी। पुराने टाइम में ऐसे आग जलाया जाता था, आग का आविष्कार ऐसे हुआ था। ठीक है, माचिस बनाने का प्रयास सबसे पहले सन 1680 में हुआ था। रॉबर्ट बॉयल ने कागज के टुकड़ों पर सफेद फास्फोरस लगाकर उसे सल्फर लगे कागज पर रखा। एक कागज का टुकड़ा लिया, उसमें सफेद फास्फोरस लगाया, दूसरे में उसमें सल्फर लगाकर कागज पर रख दिया। ऐसा करने पर कागज ने आग पकड़ ली। ठीक है, सफेद फास्फोरस बहुत ही कम तापमान पर आग पकड़ लेता है, इसके पहले इस बारे में हम मेंशन कर चुके हैं। इस कारण से यह बहुत खतरनाक होता है। कौन सा? सफेद फास्फोरस। इस तरह से माचिस काफी खतरनाक थी। कौन? स्टार्टिंग वाला जो माचिस बना। ठीक है, बाद में होता है माचिस का जो रूप आज है, जो हम यूज करते हैं अपने घरों में,
उसके बनने की शुरुआत 1845 में लाल फास्फोरस के बोला हुआ था, 1680 में व्हाइट फास्फोरस से। ये 1845 में लाल फास्फोरस का आविष्कार के बाद ही हुआ, जो आज माचिस का रूप हम देखते हैं। लाल फास्फोरस अपने आप आग नहीं पकड़ता, जबकि व्हाइट फास्फोरस आग पकड़ लेता है, बल्कि रगड़ने पर ही जलता है। ठीक है। अपने घरों में जो माचिस की डिब्बी आप देखते हैं, उसमें तीलियों पर लगा रासायनिक पोटेशियम क्लोरेट होता है। रसायन जो होता है, जो डिब्बा होता है जिसपे हम लोग क्या करते हैं, जो माचिस की डिब्बी होता है उसमें से हम जो माचिस का तिली निकालते हैं, उसमें पोटेशियम क्लोरेट होता है, रेड कलर का लगा हुआ। ठीक है, रेड ब्लैक जो भी लगा रहता है। ठीक है। और डिब्बी पर लाल फास्फोरस, जो माचिस का डिब्बी होता है जिसपे हम क्या करते हैं, उसके तिल्ली को रगड़ते हैं, उस पर लाल फास्फोरस और सल्फर लगा होता है। ठीक है। फिर लाल फास्फोरस और सल्फर में हम पोटेशियम क्लोरेट जो तिल्ली में होता है उसको रगड़ते हैं, तब जाकर उसमें आग पकड़ता है। माचिस की तिल्लियाँ डिब्बी पर रगड़ने से आसानी से जल उठती है, पर अपने आप नहीं जलती, इसलिए खतरनाक भी नहीं होती। ठीक है। कौन? लाल फास्फोरस उतना खतरनाक नहीं होता जितना व्हाइट फास्फोरस होता है। लाल फास्फोरस इस्तेमाल करके पहली बार सेफ्टी माचिस कार्ल लुंड स्टोन ने 1855 में स्वीडन में बनाई थी। ठीक है। सेफ्टी माचिस कब बना था? कार्ल लुंडस्टान ने 1855 में स्वीडन में बनाई थी पहली बार, लाल फास्फोरस का यूज करके। अब थोड़ा देखते हैं मोमबत्ती का इतिहास। इसमें एक छोटी सी मोमबत्ती के जलने में बहुत सी जानकारियां छुपी होती है। आइए इसी मोमबत्ती के माध्यम से जलने की प्रक्रिया को और अच्छे से समझने का प्रयास करें। माइकल फैराडे एक महान वैज्ञानिक थे जिन्होंने विद्युत के क्षेत्र में काफी काम किया। ठीक है। माइकल फैराडे, उन्हें विज्ञान से काफी लगाव था और विज्ञान के प्रचार के लिए जगह जगह जाकर भाषण देते थे तथा लोगों के वैज्ञानिक समझ विकसित करते थे लोगों में, ताकि उन लोगों को तथ्य पता हो, वैज्ञानिक फैक्ट क्या है, इसके पीछे का रीजन पता हो। ठीक है। 1860 में 1860 में उन्होंने लोगों को मोमबत्ती का इतिहास बताया, जिसका सारांश था, समरी है ये। ठीक है। मोमबत्ती का जो वो बताए थे लोगों को। ठीक है। कह रहे हैं वो माइकल फैराडे, मोम एक ईंधन है, यानी ऊर्जा का एक रूप है। ठीक है। आगे है, यह एक हाइड्रोकार्बन है जो हाइड्रोजन और कार्बन से मिला। हाइड्रोकार्बन हाइड्रोजन और कार्बन का कॉम्बिनेशन होता है। यह मधुमक्खी के छत्ते से भी निकाली जाती है। क्या है? कौन? क्या? हाइड्रोकार्बन या मोम? मोम। ठीक है। इसमें एक बत्ती लगी होती है, जो बीचों बीच कैंडल के बीचों बीच एक बत्ती होती है, जो चारों ओर मोम से घिरी होती है, और इसका नाम पड़ा मोमबत्ती। मोम से घिरे होने की वजह से जो बत्ती होती है, जो बीच में होती है, चारों तरफ से मोम से घिरी होती है, जिस वजह से उसका नाम मोमबत्ती पड़ा। बत्ती पर भी थोड़ी मोम लगी होती है जिससे लगा जलाई जाती है। वो सिर्फ बत्ती ऐसे ही नहीं जलता, उसमें मोम टच रहता है, अटैच रहता है, इस वजह से वो जलता है। बत्ती पर जलने लगती है और इसके आसपास नीचे वाला मोम पिघलने लगता है। जैसे ही बत्ती जलना चालू हो जाता है, आसपास में जो साइड में मोम लगा रहता है वो पिघलने लगता है, उष्मा पाकर उसमें हीट आ जाता है। जलने के बाद पिघली मोम धागे की सहायता से ऊपर चढ़ती है। ठीक है। और गर्म होकर हाइड्रोजन और कार्बन देती है। हाइड्रोजन सुनहली ज्वाला के साथ जलकर जलवाष्प बनाता है। ठीक है। यह कार्बन को भी जलाता है। कार्बन का कुछ भाग बच भी जाता है, जो कि ज्वाला के बाहरी भाग में जलता है। ठीक है। यह काफी मात्रा में ऊर्जा देती है। इस तरह मोमबत्ती प्रकाश और ऊष्मा देती है। मोमबत्ती के जलने से प्रकाश और ऊर्जा दोनों प्राप्त होते हैं। उसने यह प्रमाणित भी किया कि और आप भी कर सकते हैं। किसने? माइकल फैराडे ने प्रमाणित किया मोमबत्ती के बारे में। आगे कह रहा है 50 मिलीलीटर का एक बीकर या शीशे का गिलास लीजिए, उसमें कुछ बर्फ डालिए, बीकर के नीचे एक मोमबत्ती जलाकर रखिए। गिलास या बीकर के नीचे जलवाष्प का उपस्थित होना यह प्रमाणित करता है कि जलने पर जलवाष्प बनता है। ठीक है। जो गैस इससे निकलती है उसे अगर चूना पत्थर के अंदर बहाया जाए तो इसका दूधिया हो जाना इसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड गैस की मौजूदगी को दर्शाता है। कह रहा है जब हम किसी चीज को जलाते हैं तो उसमें से जो जल वाष्प बनता है, तो इसके पीछे क्या रीजन है? और यह चूना पत्थर के अंदर अगर उसको बहाया जाए तो उसका रंग दूधिया होने के कारण है कि उसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस की मौजूदगी है, तभी तो वो क्या हो गया? दूधिया हो गया जलाने पे। अब एक्टिविटी 4 कह रहा है, अपने दिए में तेल से भीगी बत्ती को तो देखी होगी, रुई में तेल सोख कर ऊपर आता है रहता है और जलता रहता है। बिल्कुल इसी तरह से मोमबत्ती में पिघली हुई मोम मोमबत्ती के ऊपर की ओर चढ़ती है। और अब आप समझ सकते हैं कि क्या मोमबत्ती में यही पिघली हुई मोमबत्ती जलती है। क्रियाकलाप 5 देखते हैं। एक मोमबत्ती की लौ के अंदर बत्ती के ठीक ऊपर कांच की नली लगाइए, दूसरी ओर एक जलती हुई माचिस की तीली ले जाइए। क्या हुआ अवलोकन कीजिए। क्या हम कह सकते हैं कि मोमबत्ती के लौ के अंदर बत्ती के ठीक ऊपर से जो सफेद धुआं निकलता है, यह वही
असल में जलता है। कौन जलता है? जो उसमें जलवाष्प निकल रहा है सफेद धुआं की तरह उसके ऊपर मोमबत्ती के, वहीं असल में वहीं जल रहा है, यानी मोमबत्ती में मोम की वाष्प जलती है। ठीक है, क्या जलता है? मोमबत्ती का वाष्प जलता है। ठीक है, आइए एक और प्रयोग से इस अनुमान की पुष्टि करते हैं। एक्टिविटी 6 यानी क्रियाकलाप 6 दिया है। इसमें कह रहे एक मोमबत्ती जलाइए, इसे 1-2 मिनट तक जलने दीजिए, इसके बाद इसे क्या करना है? बुझा दीजिए। आपको एक सफेद धुएं की लाइन सी दिखाई देगी, जिसको हम लोग क्या कहेंगे? मोम का वाष्प। ठीक है, एकदम जल्दी से एक जलती हुई तिल्ली धुएं की इस लाइन के पास लाइए। क्या हुआ? बत्ती को जलती हुई तिल्ली से छुआया बिना ही हमने मोमबत्ती जला ली। अपने शब्दों में इसकी व्याख्या करें। ठीक है, जब हम मोमबत्ती की बत्ती को माचिस से जलाते हैं तो सबसे पहले बत्ती के जलने से गर्मी पैदा होती है। कहीं भी कोई चीज़ हम जलाते हैं तो उसके जलने से पहले उसमें ऊष्मा जरूर प्रोड्यूस होगा, फिर उसमें क्या हो जाएगा? तापमान बढ़ने लगता है धीरे धीरे। जैसे हीट प्रोड्यूस हुआ, उसमें बढ़ा तो क्या हुआ? तापमान बढ़ने लगता है। इससे ठोस मोम द्रव में और फिर द्रव मोम को वाष्प में बदल जाती है। ठीक है, अंत में मोम की यह वाष्प ऑक्सीजन से क्रिया करती है। ठीक है, तभी तो ऑक्सीजन के हेल्प से वो जलता है। ठीक है, अब एक्टिविटी 7 अगले वीडियो में पढ़ते हैं। ठीक है।